वो डेट आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, 27 अगस्त 2023। वो सभी महिलाएं जो महिला सुपरवाइजर 2023 का एग्जाम दिला रही है, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, उन सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। देखिए, बिल्कुल धैर्य से पेपर दिलाइएगा, जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। सोच समझकर पेपर को सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सवाल में नहीं कहा गया है तो उस नहीं को बिल्कुल मार्क कर लेना है, और अंत में जब आप आंसर टिक कर रहे हो तो भी उसमें सतर्कता दिखाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पेपर बहुत अच्छे से दिलाने वाले हैं। मैं खुशबू साहू टेकलाइट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। महिला सुपरवाइजर में पूर्व वर्षों में आए गए पेपर को आंकलन करते हुए इन सभी क्वेश्चंस को बनाया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस महिला सुपरवाइजर की परीक्षा में एटलीस्ट 80% तो आ सकते हैं। तो जो भी महिलाएं महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रही है वो जरूर इस वीडियो को देखिए, अपनी तैयारी का आकलन कीजिए, अपनी तैयारी को एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला प्रश्न, वर्ष 2023 में वजन त्योहार कब आयोजित किया गया? बताइए कब आयोजित किया गया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 28 जुलाई से 10 अगस्त 2023, 11 अगस्त से 13 अगस्त 2023, 5 सितंबर से 15 सितंबर 2023 और 5 अगस्त से 20 अगस्त 2023। तो देखिए इस साल 2023 में 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक वजन त्योहार आंगनबाड़ी केंद्रों में मनाया गया। अब इस वजन त्योहार में होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, सवाल केवल इस डेट से ही नहीं बल्कि वजन त्योहार से भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, इस वजन त्योहार में बच्चे का वजन, उसकी आयु, उसकी ऊंचाई ली जाती है और उसके स्वास्थ्य का जांच किया जाता है। तो ये सभी कार्यक्रम वजन त्योहार में किए जाते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में क्रमशः कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए 10,000, 5,000 और 7,500, बी 6,500, 3,250, 4,500, सी 3,500, 1,750, 3,000 और डी 10,000, 7,500 और 4,500। तो देखिए सवाल जब पूछा जाए तो हमको जाना पहचाना लग रहा है ये सवाल, और फटाक से आंसर देख के हमको ऑप्शंस को देख के तुरंत आंसर पे नहीं जाना है, धैर्य रखना है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है कि इनके मानदेय में क्रमशः कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सवाल ये नहीं पूछा गया है कि इनके मानदेय बढ़कर कितने रुपए हो चुके हैं, बढ़ोतरी को पूछा जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए इनके मानदेय से संबंधित। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, हम नीचे लिखते हैं सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनका मानदेय पहले कितना था और अब कितना हो गया है। अगर हम ये जान जाएं तो हमें बढ़ोतरी कितने की हुई है ये समझ में आ जाएगा। तो पहले इनका मानदेय पूर्व में और 1 अप्रैल 2023 से कितना हो गया है, तो पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 6500 रुपये, सहायिका का 3250 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 4500 रुपये था, जो कि बढ़कर 1 अप्रैल 2023 से 10,000 रुपये, सहायिका का 5,000 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 7,500 रुपये हो गया। ठीक है,
तो अब बढ़ोतरी कितने की हुई ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। बढ़ोतरी हुई यहाँ पर 3500, 1750 और यहाँ पर 3000 रुपए की। समझ में आ गया आपको? तो सवाल क्या पूछा गया है कि बढ़ोतरी कितने की हुई है, तो कितने की हुई है? 3500, 1750 और 3000 की। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 3500, 1750 और 3000 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में इनका मानदेय कितना है। तो वर्तमान समय में इनका मानदेय कितना है? 10,000, 5,000, 7,500। अगर ये सवाल पूछा जाता तो सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया है? कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर में टिक लगाना है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केंद्र, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र एवं बाल परियोजना केंद्र संचालित है, बाल विकास परियोजना केंद्र संचालित है? तो देखिए दो चीजें हैं, एक स्वीकृत और दूसरा संचालित। हमें क्या पूछा गया है कि संचालित कितने हैं, स्वीकृत कितने हैं, हमें ये नहीं पूछा गया है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है ए 46,000, 59, 5,644 और 200। 46,660, 5,814 और 120। 46,660, 5,114 और 200, 46,059, 5,814 और 120। तो देखिए अगर मैं बाल विकास परियोजना केंद्र की बात करूं तो ये 200 है, संचालित और स्वीकृत दोनों। आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत कितने हैं? तो 46,660 स्वीकृत है, 46,660 स्वीकृत है और 46,059 जो है वो संचालित है। वहीं पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें तो 5,814 स्वीकृत है, इसमें 5,644 जो है संचालित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल क्या पूछा गया है कि कितने संचालित हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए संचालित कितने कितने हैं? 46,059, एक तो यहाँ पर है और एक दूसरा यहाँ पर है। 5,644 यहाँ पर है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगर स्वीकृत पूछा गया होता तो आंसर क्या होता? अगर स्वीकृत पूछा जाता तो हमारा आंसर जो है वो ये हो जाता ऑप्शन नंबर सी। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, है ना। आपको आंकड़ों को देखकर तुरंत टिक नहीं लगाना है, आपको सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ना है। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। निम्न में से कौन सी सेवाएं एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत दी जाती है? एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत टोटल 6 सेवाएं दी जाती है और ये तो हमें मुंह जुबानी याद होना चाहिए। कौन कौन सी सेवा दी जाती है? तो टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पूरक पोषण आहार, संदर्भ सेवाएं और बच्चों को 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शाला से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। ठीक, अनौपचारिक शिक्षा, ये 6 सेवाएं दी जाती है एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत। एकीकृत बाल विकास परियोजना सेवा के अंतर्गत ये 6 सेवाएं दी जाती है और सवाल क्या पूछा गया है कि कौन सी सेवा इसके अंतर्गत दी जाती है? तो ये चारों सेवाएं दी जाती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 एंड 4। समझ में आ गया आप सभी को? यहाँ से सवाल तो डेफिनेटली आएगा, किसी भी तरीके से आए लेकिन आएगा तो जरूर। तो ये आप बिल्कुल याद रख लीजिए ये 6 सेवाओं को। इसमें ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा है
ये बच्चों को नहीं दिया जाता, और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शाला से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती है, और 0 से 3 वर्ष के बच्चों को भी नहीं दी जाती है और महिलाओं को भी नहीं दी जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, वजन त्योहार वर्ष 2022 के अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में 22 में कुपोषण की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो वर्ष 2021 में कुपोषण की दर कितनी थी? 19.86%, और 2022 में ये घट के 17.76% हो गई, मतलब 2.1% की कमी आई। अब आते हैं हम अपने आंसर पे। क्या क्या ऑप्शन है? 7.2%, 6.5, 17.76, 2.1%। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2.1% की कमी आई। अगर सवाल ये पूछा गया होता कि वजन त्योहार 2022 के अनुसार वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है, तो आंसर क्या हो जाता? 17.76% हो जाता। अगला क्वेश्चन, आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार हेतु रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, बी, महिला स्व सहायता समूह के द्वारा, सी, संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा, या डी, आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा रेडी टू ईट पैकेट तैयार किए जाते हैं, उनके द्वारा इसका वितरण किया जाता है। इससे पहले महिला एवं स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में नहीं किया जाता। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को जो गर्म पका हुआ भोजन प्रदाय किया जाता है, उसके राशन का वितरण महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वृद्धि चार्ट में कुपोषण की स्थिति एवं पट्टी सही सुमेलित नहीं है? देखिए, किसी भी बच्चे का वजन लेते समय अगर बच्चे का वजन हरी पट्टी के ऊपर आता है या हरी पट्टी में आता है, तो बच्चा जो है वो सामान्य है, सामान्य पोषित है, सामान्य वर्ग का है। अगर बच्चे का वजन पीली पट्टी या उससे नीचे आता है तो बच्चा कम वजन का है, मध्यम कुपोषित है। अगर बच्चे का वजन नारंगी पट्टी या उससे नीचे आता है तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा कम वजन का है और गंभीर कुपोषित है। अगर बच्चे का वजन हरी पट्टी से अत्यधिक ऊपर आता है तो बच्चा अत्यधिक वजन का है और अति पोषित है, जो कि कुपोषण के ही श्रेणी में आता है। ध्यान में रखना कि 3 पट्टियां होती है, हरी, पीली और नारंगी। ये सामान्य वर्ग का बच्चा, मध्यम कुपोषित और ये गंभीर कुपोषित। ऑप्शंस देखते हैं। सामान्य वर्ग के बच्चे हरी पट्टी में आते हैं, ठीक है। मध्यम कुपोषित बच्चे पीली पट्टी में आते हैं। गंभीर कुपोषित बच्चे लाल पट्टी में नहीं, नारंगी पट्टी में आते हैं। और यहाँ पर नीचे दिया गया है कि नारंगी पट्टी। तो क्या बोला गया है कि स्थिति और पट्टी सही सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं कथनों पर। पहला स्टेटमेंट, संस्थागत प्रसव की दर NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 के हिसाब से 80.7% हो गई है। तो हाँ, ये सही है। 2015-16 के हिसाब से ये पहले 70.2% थी और अब बढ़कर 85.7% हो चुकी है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है।
2022 में छत्तीसगढ़ में प्रति लाख जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर 38 हो गई है। देखिए 2001 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो 77 थी प्रति 1000 शिशुओं के जीवित जन्म पर। 2022 में ये 38 हो गई है, लेकिन इसका आधार क्या है, प्रति 1000 जीवित जन्म पर, जबकि सेंटेंस में क्या कहा गया है कि प्रति लाख जीवित जन्म पर। तो ये तो गलत है। हाँ, शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 38 तो हो गया है, लेकिन प्रति 1000 जीवित जन्म पर हुआ है, ना कि प्रति लाख जीवित जन्म पर। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। छत्तीसगढ़ में 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 137 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसे भी हम देख लेते हैं कि 2001 में मातृ मृत्यु दर 379 था प्रति लाख शिशु के जीवित जन्म पर। 2022 में ये 137 हो गया है, लेकिन 2030 तक 110 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है, ना कि 137 से। ये कितना होगा, 110 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है, 137 से कम लाने का लक्ष्य नहीं रखा गया है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। शिशुओं को हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म से 1 वर्ष की आयु के बाद दिया जाता है, तो नहीं, हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म के तुरंत बाद या फिर 1 वर्ष के अंदर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, केवल एक सही है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं। कैसे गलत हैं, तो मैंने आपको बता दिया, सारे आंकड़े जो हैं उन शब्दों से, उन सेंटेंस से संबंधित थे, लेकिन फिर भी गलत है। तो ये बिल्कुल आपको सोच समझ के बार बार पढ़ के, कम से कम 2 बार पढ़ के तो आपको आंसर पे टिक लगाना है जब स्टेटमेंट के सवाल पूछे जाएं। ठीक है, अगला सवाल, बच्चों में पाए जाने वाले पोषक तत्व अगला सवाल, बच्चों में पोषक तत्व एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों को सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में पोषक तत्वों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में दिया गया है और हमें उसे सुमेलित करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत बार पढ़ा है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन B10, देखिए B4, B10 और B12 की कमी से एनीमिया का रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले हम इसे मार्क कर लेते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है को पूछा गया है। 1 से 5 साल तक के बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशीओरकर की बीमारी होती है। तो हाँ, प्रोटीन की कमी से क्वाशीओरकर की बीमारी तो होती है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो हाँ, शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये जो है, ये जो गला का ये वाला हिस्सा है ना, ये सूज जाता है। विटामिन के की कमी से शरीर में नपुंसकता की बीमारी होती है, तो नहीं। विटामिन ई की कमी से होती है नपुंसकता की बीमारी, ना कि के की कमी से। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का जमने में दिक्कत आती है, ठीक है, वो वाली बीमारी होती है। तो उससे क्या होगा, रक्त का स्राव बहुत ज्यादा हो जाएगा शरीर से। अगला स्टेटमेंट, विटामिन बी वसा में घुलनशील होता है, तो नहीं। विटामिन बी जो है, बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है, जबकि वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के
विटामिन ए, डी की ई के जो है वह समय घुलनशील होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 और 3, ये दोनों स्टेटमेंट सही तो नहीं है। अगला सवाल, किशोरी बालिकाओं के लिए पूरक पोषाहार योजना में किन दो योजनाओं को सम्मिलित किया गया है? किशोरी बालिकाओं के लिए पूरक पोषाहार में दो योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। एक तो है पहला सबला योजना और दूसरा है किशोरी शक्ति योजना। सबला योजना में 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी बालिकाओं को और 14 से 18 वर्ष की सभी बालिकाओं को पूरक पोषाहार दिया जाता है, जबकि किशोरी शक्ति योजना में 11 से लेकर 13 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को यहाँ पूरक पोषाहार नहीं दिया जाता है, उन्हें यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है और ऐसी बालिका जो कि शाला त्याग दी है उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समझ में आ गया आपको ये दोनों योजना? हाँ, यही दो योजना किशोरियों के लिए पूरक पोषाहार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सखी निवास या शक्ति सदन नहीं, बी सबला योजना सुचिता योजना नहीं, स्वाधार योजना किशोरी शक्ति योजना नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सबला योजना और किशोरी शक्ति योजना। अगला सवाल, सखी वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध सेवा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी सखी वन स्टॉप सेंटर क्या होता है। सखी वन स्टॉप सेंटर एक ही छत के नीचे पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को आपातकालीन सहायता तत्काल प्रदान की जाती है। ये है सखी वन स्टॉप सेंटर। मतलब एक ही छत के नीचे जितनी भी पीड़ित बालिका एवं महिला है उन्हें आपातकालीन सहायता तत्काल प्रदान की जाती है। अब ये सहायता कैसी हो सकती है? तो सलाह देना, परामर्श देना, उनको संरक्षण देना, उनको सहायता देना। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, आपातकालीन सहायता एवं बचाव, हाँ प्रदान की जाती है। विधिक सलाह, चिकित्सीय सलाह, चिकित्सीय सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, तो हाँ ये भी प्रदान किया जाता है। व्यवसायिक एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण तो नहीं, प्रशिक्षण उनको नहीं प्रदान किया जाता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, तो देखिए कोई भी विधिक कार्य में बाधा ना पहुंचाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा उनको प्रदान की जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? व्यवसायिक और स्वास्थ्य प्रशिक्षण की सुविधा तो उनको नहीं पहुंचाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि आपातकालीन सहायता उनको पहुंचाई जाती है, वो भी तत्काल, और उसके लिए महिला हेल्पलाइन नंबर है 181। इसमें महिला या बालिका को कॉल करना होगा और उनको तुरंत सहायता मिलेगी, चाहे किसी भी प्रकार की सहायता हो।
चाहे मनोवैज्ञानिक परामर्श हो, चिकित्सीय सहायता हो, विधिक सहायता हो या संरक्षण की सहायता हो, सभी प्रकार की सहायता उनको प्रदान की जाएगी। ये नंबर निःशुल्क है और 24 आवर्स संचालित है। अगला सवाल, राज्य में संचालित विशेष पहल के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम संचालित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उमंग, उजियार, उम्मीद और उषा। तो देखिए कौन सा संचालित नहीं है पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा। अब ये क्या है ये भी देख लेते हैं। उमंग क्या है? तो हमने बहुत सारी बाल देख रेख संस्था पढ़ी थी ना, जैसे कि बाल संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी, बाल गृह, खुला आश्रय गृह, ये सभी के सभी क्या है? बाल देख रेख संस्था है। इन संस्थाओं में बच्चों के प्रशिक्षण के लिए, बच्चों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके लिए HDFC बैंक ने इन सभी संस्थाओं में स्मार्ट टीवी लगवाया है और बायजूस के द्वारा 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की शैक्षणिक सामग्री प्रोवाइड की जा रही है। उजियार क्या है? तो जो विधि के विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चे जो कहाँ रहते हैं? बाल संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह और प्लेस ऑफ सेफ्टी, यहां रहने वाले बच्चों को इनकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करने के लिए, इन बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा, सही मार्ग प्रदान करने के लिए उजियार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उम्मीद, ये क्या है? पोषण देखरेख कार्यक्रम को सुदृढ़ीकरण के लिए, पोषण देखरेख कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए उम्मीद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। टोटल 10 जिलों में चलाया जा रहा है, जिसमें 5 संभाग कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर। इसके अलावा राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा, धमतरी और कांकेर, इन 10 जिलों में उम्मीद का कार्यक्रम चलाया जा रहा है पोषण की देखरेख को सुदृढ़ बनाने के लिए। समझ में आ गया? ये सरकार की विशेष पहल है। उमंग क्या है? शिक्षा से संबंधित है, ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित है। उजियार जो है वो जितने भी विधि के विरुद्ध कार्य किए हुए बच्चे हैं उनको सही मार्ग, सही दिशा देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है उजियार का। और उम्मीद, ये कार्यक्रम पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए, पोषण के देखरेख को और सुदृढ़ बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ध्यान रखना, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी योजना मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के अंतर्गत नहीं आता? देखिए ऑप्शन नंबर ए, सखी वन स्टॉप, ये संबल घटक के अंतर्गत आता है। महिला हेल्पलाइन नंबर भी संबल घटक के अंतर्गत आता है। किशोरी शक्ति योजना, इसको आप छोड़ दीजिए। किशोरी शक्ति योजना अभी हमने पढ़ा था, ये बालिकाओं के लिए पोषण आहार की योजना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सामर्थ्य घटक के अंतर्गत आता है, ये भी सामर्थ्य घटक के अंतर्गत आता है और ये भी सामर्थ्य घटक के अंतर्गत आता है। तो यही हमारा सही आंसर है। बेटी बचाओ संबल, नारी अदालत संबल, शक्ति सदन सामर्थ्य, सखी निवास और शक्ति सदन भी सामर्थ्य घटक के अंतर्गत आता है और नारी अदालत संबल घटक के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,
उज्ज्वला गृह योजना और स्वाधार योजना। क्या है ये सारी योजना? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सरकार के द्वारा 5,000 रुपए की राशि नगद दी जाती है उनके बैंक खाते में या तो उनके डाकघर के खाते में 3 किस्तों में इसे ट्रांसफर किया जाता है। स्वाधार योजना, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता, ये जितनी भी महिलाएं हैं उनको आश्रय और संरक्षण प्रदान किया जाता है निःशुल्क। उज्ज्वला योजना, मानव तस्करी और यौन पीड़ित बच्चे एवं महिलाओं के बचाव के लिए, उनको पुनर्वास के लिए और उन्हें समाज से पुनः जोड़ने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है। समझ में आ गया? ठीक है। अगला सवाल, महिला हेल्पलाइन नंबर और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं हम। देखिए एकदम क्लियर है, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। क्या है इसका सही आंसर? 118 1198, 118 109, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के बारे में सही कथन है, सही कथन जानना है हमें। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को, हाँ 2 अक्टूबर 2019 को 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 15 से लेकर 49 आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराना है। तो हाँ, इसके अतिरिक्त 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे को कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्त कराना भी है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्त करवाना है और 15 से लेकर 49 साल तक की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराना इस योजना का उद्देश्य है। सितंबर 2022 तक 2.45 लाख लोग कुपोषण से मुक्त हुए हैं। हाँ, यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, तो नहीं, ये केंद्र प्रवर्तित योजना नहीं है, ये राज्य सरकार की योजना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी योजना एवं उसका उद्देश्य सुमेलित नहीं है? महतारी जतन योजना, प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्त कराना। तो हाँ, महतारी योजना जो है प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्त कराने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। नोनी सुरक्षा योजना, बाल विवाह की रोकथाम के लिए। तो हाँ, नोनी सुरक्षा योजना केवल बाल विवाह की रोकथाम के लिए नहीं, बल्कि भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए, समाज में बालिकाओं के जन्म के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को, उसकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सुधार के लिए और बालिकाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए नोनी सुरक्षा योजना संचालित किया जा रहा है। नोनी मतलब की लड़की, उनकी सुरक्षा, किस प्रकार की सुरक्षा? तो उनके जन्म, स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्जवल भविष्य, इन सबकी सुरक्षा के लिए नोनी सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है और इसके अंतर्गत बाल विवाह भी आता है। स्वावलंबन योजना, विधवा तलाकशुदा महिला को 1 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो नहीं, विधवा और तलाकशुदा को 1 लाख तक का ऋण नहीं प्रदान किया जाता है, इन्हें आश्रय प्रदान किया जाता है, आश्रय एवं संरक्षण। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। हाँ, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना 2 उद्देश्यों से चलाया जा रहा है। एक तो शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और बाल चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध करा के कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए। तो ये भी करेक्ट है। तो क्या बोला गया है कि सुमेलित नहीं है, तो स्वावलंबन योजना जो है सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य नहीं है? कन्या विवाह योजना, इसका उद्देश्य क्या क्या है? कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाई का निवारण करना, हाँ है। सादगीपूर्ण विवाह करके विवाह के अवसर पर फिजूल खर्च को रोकना, ये भी है। सामूहिक विवाह के माध्यम से
गरीब परिवारों का मनोबल और उनके आत्मसम्मान में वृद्धि करना, तो ये भी है। नवविवाहित जोड़े को भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, तो ये तो नहीं है। इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा की रोकथाम करना भी इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत कन्या के विवाह हेतु सरकार के द्वारा 50,000 की राशि जो है व्यय की जाती है। पहले 25,000 था, अभी ये 50,000 हुआ है 2022-23 में, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो योजना का उद्देश्य नहीं है कहा जा रहा है ना, तो कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का यह भी उद्देश्य है, यह भी है बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था करना नहीं। 2 उद्देश्य है, कुपोषण की दर में कमी करना और शिशु मृत्यु दर में कमी करना। ठीक है, शिक्षा से कोई उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। बाल अपराध पर नियंत्रण करना नहीं। गंभीर कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, तो हाँ ये है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चंस आप सबसे सॉल्व हो चुके होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।